हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का विहार एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर तरह से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों एक बार सेशन में आ जाएं और एक बार सबको इन्फॉर्म कर दें कि सेशन शुरू हो चुका है, ताकि सभी स्टूडेंट सेशन में आ जाएंगे और एक बार सबको इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रोज एक ही बात कहता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसका कोई विकल्प है ही नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। तो आप इतना याद रख लेना कि आपको हर हाल में मेहनत करनी है, हर हाल में बेहतर से बेहतर चीजों को लेकर के चलना है। तो खैर चलते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन कैसा रहने वाला है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे मेरे दोस्त, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो हम लोग फिर से आज आगे बढ़ेंगे। मैं एक ही बात आपसे हमेशा से कहता हुआ आया हूं, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान और रसरी यावत जातते सिल पर पड़त निशान। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, चीजें उतनी ज्यादा निखर करके सामने आएंगी। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे चैलेंज है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट लाने के लिए हर हाल में बेहतर से बेहतर तरीके से चीजों को लेकर के चलना है। तो चलते हैं, चीजों को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, गुड मॉर्निंग। चल दो भैया जी, आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल बेसिकली प्यारे बच्चों आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एकमात्र माध्यम होगा जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको जुड़ ही जाना चाहिए। क्लियर है। चलो भैया शुरू करते हैं सेशन को। और आज का क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दिए गए विकल्पों में से हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा माना जाता है प्यारे बच्चों। दिए गए विकल्पों में से हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध माना जाता है प्यारे बच्चों। फटाफट से आइएगा, जल्दी से बताइएगा। दिए गए वाक्यों में से हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, क्या हो सकती है, बताइएगा फटाफट से। दिए गए विकल्पों में से हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, क्या मानी जा सकती है। कोई बात नहीं, जल्दी से आइएगा। अशुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा, फटाफट से बताइएगा। ध्यान से देखो, विनय का दम घुट रहा है, सही हो सकता है। रवि अपना दोष दूसरों पर मरता है, आतंकियों ने हथियार डाल दिए, रानी पर कोई रंग ना चढ़ा तो चढ़ गया रंग तेरे प्यार का। तो हमेशा इसको कहा जाता है रंग चढ़ना। तो रंग चढ़ना यानी डी ऑप्शन, रंग पड़ना नहीं। तो डी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। रानी पर कोई रंग ना चढ़ा कहते हैं ना, तो चढ़ गई मैनू तेरे इसकी दी खुमारी। तो इसकी की खुमारी चढ़ गई, रंग चढ़ गया, मुझे तेरे प्यार का रंग चढ़ गया। तो यहां पर हम डी ऑप्शन कह सकते हैं, रानी पर कोई रंग ना पड़ा, डी ऑप्शन सही है। बोलो क्लियर है, डी ही होगा ऑफ कोर्स। देखो, विनय का दम घुट रहा है, सही है। रवि अपना दोष दूसरों पर मरता है, सही है। आतंकियों ने हथियार डाल दिए, सही है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी वाणिक छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़ और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, उसे कौन सा छंद कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उसे किस छंद के नाम से जाना जाता है, उसे किस छंद के नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा फटाफट से। उसे किस छंद के नाम से जाना जाता है, जल्दी से। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं उसकी बात करने लग जाऊं प्यारे बच्चों, तो वहां क्या हो सकता है। तो वाणिक छंद में ध्यान से देख लेना क्या कहा गया है, तगड़ जगड़ जगड़ जो भी है आप देख लीजिएगा। तो जहां पर भैया तगड़ हो भगड़ हो और दो जगड़ हो, दो जगड़ हो, एक तगड़ और भगड़ हो, उसे वसंत तिलिका का नाम दिया जाता है। और आप लोगों में से किसने वो शॉर्ट देख लिया जो मैंने डाला हुआ है, जो मैंने डाला हुआ है, जल्दी से बताइएगा किसने देख लिया।
शॉर्ट डाला है ना मैंने एक, जल्दी बताओ बाणिक छंद का देखा कि नहीं देखा? आंसर वहीं से निकलेगा। तगण से ताराज हो जाएगा, भगण से भानस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भानस हो जाएगा प्यारे बच्चों। और राज ताराज जभान, जभान हो जाएगा। यमाता राज भान सलगा, तो जभान हो जाएगा। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, एक दो जभान जभान जभान, राज भान सलगा, तो एक, तीन तीन चार 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 आठ, आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हमारा ये बसंत तिलिका में चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्यारे बच्चों, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? विधेय। देखो भैया, विधेय क्या होता है? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है प्यारे बच्चों। मगर एक चीज याद रखना, उद्देश्य जिसकी बात करी जाती है, जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और उद्देश्य के बारे में जो बात करी जाती है उसे विधेय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। एक बार सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। आप लोगों से बोलो ना तो आप सुनते ही नहीं हैं। सोहत है मुख चंद्र में दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो सकता है? सोहत है मुख चंद्र में, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। छंद शास्त्र में सॉरी, सोहत है, जो हमने आपको अभी बताया था छंद, वो पूरा वीडियो देखना है। तो सर यमक अलंकार की ट्रिक कहती है एक शब्द दो बार आना चाहिए। श्लेष अलंकार की ट्रिक कहती है लास्ट में अलग अलग तरीके के शब्द होने चाहिए, नहीं है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से, छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के माने जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को परेशान भी करता है। तो आई थिंक ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो ये 4 प्रकार के माने जाते हैं। वाणिक छंद, मात्रिक छंद, वाणिक वृत्त होता है, एक होता है वाणिक वृत्त, और चौथा होता है मुक्तक छंद। कौन सा होता है? मुक्तक छंद। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। ठीक है, क्या लगाएंगे? 4 ऑप्शन लगाएंगे। वर्ण और मात्रा के विचार से तो हमारे 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइएगा। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइएगा, बताइएगा। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइएगा क्या हो सकता है? सुप्त, जल्दी से बताइएगा। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो सकता है? अगर मैं इसके विपरीत शब्द की बात करता हूं, सुप्त मतलब होता है प्यारे बच्चों सोना। सुप्त मतलब क्या होता है? सोना। तो जागृत मतलब होता है जागना। जागृत मतलब होता है जागना। जिस प्रकार आप कहते हो ना शयन का विलोम जागरण होता है। शयन मतलब होता है सोना, सुप्त मतलब भी सोना। तो इसका अपोजिट जागृत। जागृत मीन्स जागना। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न पर। शताब्दी शब्द उदाहरण है। शताब्दी जो शब्द है ये उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
शताब्दी शब्द उदाहरण है किस चीज का प्यारे बच्चों, बताइएगा। शताब्दी शब्द उदाहरण है किस चीज का, बताइएगा। शताब्दी शब्द उदाहरण माना जा रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो शताब्दी है ये 10 का गुणज है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है। ये क्या है प्यारे बच्चों, 10 का गुणज है। और द्विगु समास कहता ही है, क्या कहता है द्विगु समास, द्विगु समास कहता है या तो 1 से 9 तक की संख्या हो, या तो 1 से 9 तक की क्या हो प्यारे बच्चों, संख्या हो। संख्या नहीं है तो 10 का गुणज हो, तभी द्विगु माना जाता है, वरना द्विगु नहीं माना जाता है। जैसे हमसे कहा गया शताब्दी, तो शत अब्दों का समूह, शत अब्दों का समाहार। तो आप ये कह सकते हो शत मतलब होता है 100 और अब्द मतलब होता है वर्ष। 100 वर्षों का जो समूह है उसे शताब्दी के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये 10 का मल्टीपल तो है ही है, और जब 10 का मल्टीपल है तभी तो हमने यहां पर द्विगु लगाया, वरना हम क्यों ही द्विगु लगाते। ठीक है, 8वें प्रश्न पर चले। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है, अनुशासन शब्द का विशेषण बताइएगा क्या हो सकता है। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या हो सकता है, बताइएगा। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या माना जा सकता है। अगर मैं अनुशासन शब्द के विशेषण की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना। अनुशासी, हाँ यही हो जाएगा, अनुशासित, अनुशासित ही हो जाएगा। अनुशासित लगा दो, वी ऑप्शन, वी ऑप्शन लगा दीजिएगा। बी ही होगा और कोई होगा नहीं, बी ऑप्शन ही होगा, अनुशासित, और कोई हो भी नहीं रहा है। ठीक है, चलो चलें आगे। यही बन रहा है, कोई और हमारा सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, क्योंकि अनुशासन में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो अनुशासित हो जाएगा। चलो, रूपक अलंकार कहां होता है। अब देखो कितनी प्यारी परिभाषा है, रूपक अलंकार कहां होता है। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कितना प्यारा प्रश्न है। आई थिंक आपको इसका आंसर दे देना चाहिए। रूपक अलंकार कहां होता है, बताइएगा। रूपक अलंकार कहां होता है। अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार कहां होता है, तो उपमेय उपमान की समानता में। जब उपमेय और उपमान में समानता या तुलना हो तो वहां उपमा होता है, समानता और तुलना हो तो उपमा माना जाता है। उपमेय और उपमान के अभेद में, बिल्कुल सही है। अभेद में क्या होता है, अभेद में जब इनमें कोई भेद ना हो, यही कहा जाता है। उपमेय और उपमान के बीच भेद ना हो प्यारे बच्चों, क्या ना हो, भेद ना हो। उपमेय और उपमान के बीच क्या ना हो, भेद ना हो, अभेद हो, यहां हमारा माना जाता है रूपक अलंकार। यानी कि यहां वी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही तो कहते कोई भेद ना हो, अभेद हो, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपमा अलंकार तो हमेशा से कहता हुआ आया है कि या तो तुलना करो, और तुलना नहीं कर रहे हो तो समानता करो, इन दो में से कुछ ना कुछ आप अवश्य करो। ठीक है, तो हमारा होता है उपमा। जी नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है। देखो, अच्छे ढंग से प्रश्नों के आंसर करो, बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूं। अच्छे ढंग से प्रश्नों के आंसर करिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। दिए गए विकल्पों में से बताइएगा कौन सा वाक्य सही है। तो अगर मैं बात करता हूं दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है, राधा को लड़का हुआ है, मुझे तो सही लग रहा है। बाकी आगे, नदी बह रही है, ये है लिखा है। जब नदी शब्द एक वचन है तो यहां पर फिर है नहीं होना चाहिए। आपके दर्शन, देखो दर्शन जो शब्द है ये बहुवचन है, तो यहां आपके होने चाहिए।
तब शायद, शायद के साथ सर जी अवश्य नहीं आता है। शायद के साथ अवश्य नहीं, यहां आपके बह, या तो यहां करेक्ट करो या यहां करेक्ट करो। नदियां बह रही हैं तब ठीक है, नदी बह रही है तब करेक्ट है। तो यहां हम कह सकते हैं ए ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा ठीक हो जाएगा। राधा को लड़का हुआ है, देन ए ऑप्शन हमारा यहां सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी देखो, या तो नदी बह रही है, यहां हम है लिख सकते थे, जैसे ही इसने है पे अनुस्वार लिख दिया, जैसे ही हम है पे अनुस्वार रख देते हैं, ये हमारा बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। बोलो क्लियर है? जी सर जी। नेक्स्ट चलते हैं। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइएगा। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। देखो, कहा जा रहा है तुम्हारे यश के सामने शशि मलिन रवि शीतल लागे, यानी कि तुम्हारे यश के आगे इनको फीका, इनको कम दिखाया जा रहा है। जब एक चीज के सामने दूसरे को व्यर्थ दिखाया जाए तो वहां हम प्रतीप अलंकार कह सकते हैं, बट यहां ऑप्शन में है नहीं। तो प्यारे बच्चों, उपमान की अपेक्षा, ध्यान से देखना, लिख देता हूं, उपमान के कंपैरिजन में, उपमान की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा उपमेय को, उपमान की अपेक्षा उपमेय को, उपमान की अपेक्षा उपमेय का, उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक बड़ा चढ़ाकर, अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों लिख लेना, व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। अब आपसे पूछे कोई कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहां पर प्यारे बच्चों व्यतिरेक अलंकार देखने को मिल रहा है। कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है? व्यतिरेक। उपमान की अपेक्षा, यानी इसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो इसे व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आईएमपी लगा के लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या माना जाता है? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? अगर मैं सरोज शब्द के संधि विच्छेद की बात करता हूं तो देखो भैया देखो, इसके बीच का प्लस चिन्ह हटाएं, डिट्टो वही शब्द बन जाएगा, गलत है। इसके बीच का गैप खत्म कर दो, डिट्टो वही शब्द बन जाएगा, ये भी खत्म है। सर जी, हमने कहा हाँ, आ और ओ मिलके औ बनाते हैं, आ और ओ मिलके औ बनाते हैं, तो ये औ की मात्रा हो जाएगी। यहां ओ की मात्रा है तो ए भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विसर्ग को ओ में बदलने का जो सुझाव है वो हमारा काम कर रहा है। विसर्ग को ओ में बदलेंगे तो हमारा सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी सर जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 13। चलो 13 क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। कहा जा रहा है, ज्यो ज्यो वृद्ध होते त्यों त्यों स्वस्थ होते जाते, वो ज्योति जगमग कंधे भारे हिंद को सवारे है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? बताइएगा, अलंकार बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
दिए गए प्रश्न का बताइएगा, उल्लेख कीजिएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सर ज्यो ज्यो वृद्ध होते त्यों तुम ज्यो ज्यो बूढ़े हो रहे हो, कहा जा रहा है तुम ज्यो ज्यो बूढ़े हो रहे हो त्यों त्यों स्वस्थ हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों यह एक दूसरे के अपोजिट हैं, यह एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे के विरोध में हैं। और जब एक दूसरे के विरोध में हैं तो हमें कह सकते हैं यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। फिर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सर यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या होगा? विरोधाभास अलंकार ए। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। संलाप का संधि विच्छेद क्या है? संलाप का संधि विच्छेद क्या है? संलाप का संधि विच्छेद बताइएगा क्या हो सकता है? संलाप का संधि विच्छेद क्या माना जा रहा है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, संलाप का संधि विच्छेद। कम ऑन। संलाप का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? फटाफट बताइएगा। सॉरी, गुड मॉर्निंग। संलाप का किसी का आ गया था पर संलाप का संधि विच्छेद क्या माना जा सकता है? तो अगर संलाप की बात करें भैया जी, सम प्लस लाप संलाप, मां को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान से देखना। कहा जाता है मां के बाद क्या आए? स्पर्श व्यंजन आए? बिल्कुल आए। मां के बाद अंतस्थ व्यंजन आए? बिल्कुल आए सर। मां के बाद सर उष्म व्यंजन आए? सर बिल्कुल आए। जहां इस तरीके की चीजें होती हैं वहां हमारा क्या माना जाता है? वहां हमारा मां को हम अनुस्वार में बदल देते हैं। मां को हम कहां बदल देते हैं? अनुस्वार में। तो इसके अकॉर्डिंग हम सी ऑप्शन पे जा सकते हैं। और कोई पूछे ही अगर कौन सी संधि है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट हमारा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलिएगा। थके नयन रघुपति छवि देके पलकन परे हरे निवेश। इस पंक्तियों में हमें क्या बताना है? इन पंक्तियों में हमें रस बताना है प्यारे बच्चों। रस बताइएगा। प्रणाम, नमस्कार सभी को, नमस्कार प्यारे देवी और सज्जनों, सभी को नमस्कार, नमस्कारम। अब देखो, अब थके नयन, हमने भगवान राम की छवि देख रहे हैं तो भगवान राम से हमें प्यार है। भगवान राम को देख करके क्या हंसी का भाव होगा, क्या वीरता का भाव होगा, या दुख का भाव होगा? नहीं। तो यहां हम श्रृंगार रस होगा। अच्छा, श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों संयोग श्रृंगार और एक होता है प्यारे बच्चों वियोग श्रृंगार। एक संयोग श्रृंगार होता है और एक होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों विप्रलंभ। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? विप्रलंभ होता है। अच्छा, विप्रलंभ की कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं? तो इसकी 10 काम दशाएं मानी जाती हैं। इसकी 10 काम दशाएं मानी जाती हैं। किसकी? वियोग श्रृंगार रस की 10 काम दशाएं होती हैं। सर एक बात और है, मैंने कहा जी बताओ। इसको विप्रलंभ कह दिया, बट रामायण में कौन सा रस प्रधान होता है? अगर पेपर में प्रश्न आए रामायण में कौन सा रस प्रधानता लिए है, तो यहां पर करुण रस प्रधान रूप में देखने को मिलेगा। तो करुण रस की प्रधानता यहां पर देखने को मिलेगी। तो रामायण में जो मैक्सिमम है वो करुण रस की यहां पर फिलहाल प्यारे बच्चों बात करी जाती है। तो फिलहाल हमारा यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है? फिर से हमें अलंकार बताना है। इन पंक्तियों में अलंकार बताइएगा क्या हो सकता है? बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से अलंकार बताइएगा क्या माना जा सकता है? बताइएगा।
बताइए फटाफट से। तो हम देखेंगे काली घटा, घटा घटा शब्द दो बार आ गया, एक बार और दूसरी बार। घटा घटा शब्द कितनी बार आ गया? दो बार आ गया। तो एक शब्द जब दो बार आ जाता है, एक शब्द जब दो बार आ जाता है तो ध्यान से देखना, वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है, बस उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे कहा यमक अलंकार, तो यहां पर एक शब्द दो बार आ रहा है। सर दो बार कैसे आ रहा है? आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है। इस घटा का इस काली घटा का मतलब है, इस काली घटा का मतलब है काले बादल, और इस घटा का मतलब है कम होना। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। 17, मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, इसमें कौन सा पदबंध है? अब देखना पदबंध, पदबंध के बारे में प्रश्न, मेरी बहन कल दिल्ली से आई, अगर देखो उसे अंडरलाइन नहीं किया गया होता तब आंसर क्या होता, और अब उसे अंडरलाइन किया गया है तो आंसर क्या होगा? अब देखना ध्यान से। सबसे पहले तो पदबंध कितने प्रकार का होता है? तो प्यारे बच्चों, जो पदबंध होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? 5 तरह का माना जाता है। 5 तरह का बेसिकली माना जाता है महत्वपूर्ण तौर पर। सर मेरी बहन, अगर इसको अंडरलाइन ही ना करते तो हम संज्ञा लगाते, बट इतनी सी चीज को अंडरलाइन किया गया है, इतनी सी चीज को। तो ये शब्द हमारा नाउन है और ये शब्द हमारा सर्वनाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन को हमें प्रायोरिटी देनी है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। हमेशा प्रायोरिटी नाउन को देनी है। अंडरलाइन किया गया है तब भी नहीं किया गया, अंडरलाइन किया गया है तो अंडरलाइन वाले शब्दों में, अंडरलाइन नहीं किया गया है तो ओवरऑल में। नेक्स्ट चलते हैं 18, जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने नभ की जाली, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? बताइएगा, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो सकता है? बताइएगा। बताइए फटाफट से, जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने, तो यहां भ्रम तो नहीं है, विभावना कारण के होते हुए भी कार्य होना। सर रूपक अलंकार यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 18 का प्यारे बच्चों सी ऑप्शन हमारा यहां 100% सही है। 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं। चलिए यहां तक आगे 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। अलंकार का वह प्रकार, अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझिएगा कि ये वाक्य क्या कहा जा रहा है, ये जो कथन है क्या कहना चाहता है, इसके बेस पर आंसर कीजिएगा, इसके बेस पर आंसर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे पढ़ने का प्रयास करो फिर आंसर करने का प्रयास करना। ठीक है, चले। देखो मैंने कहा चांद सा मुख, मैंने आपसे कहा चांद सा मुख, और फिर मैंने आपसे कह दिया मुख सा चांद, मुख सा चांद। तो यहां पर मैंने क्या किया? उपमान को उपमेय बना दिया। तो इस तरीके से प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ये उपमा का जस्ट अपोजिट भी तो होता है। उपमा अलंकार का विलोम शब्द क्या माना जाता है? तो उपमा का अब जो अपोजिट है वो प्रतीप अलंकार ही तो होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा, और जस्ट इसकी बात करूं तो ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उपमा का जस्ट अपोजिट होता है, उपमान है। जो ये उपमान है
इसको हमने उपमेय बना दिया। यहां पर ये उपमान है, अब हमने इसको यहां पर उपमेय बना दिया। तो यही तो कहा जा रहा है, उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। और ये उपमेय है, मुख्य क्या है, उपमेय है, तो मैंने इसे उपमेय को उपमान बना दिया। जस्ट अपोजिट हो जाता है, और वाचक शब्द तो रहता ही रहता है, तो उसमें इतनी बड़ी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? दिए गए कथन में कौन सी शब्द शक्ति मानी जा रही है, बताइएगा। दिए गए कथन में कौन सी शब्द शक्ति मानी जा रही है, फटाफट से बताइएगा। दिए गए विकल्प में कौन सी शब्द शक्ति मानी जा रही है? चले ध्यान से देखो। अब मैंने कहा जब इस तरीके के उदाहरण हो, देखो उदाहरण, देखो उदाहरण मैंने कहा उदाहरण, जब शब्द शक्ति का प्रश्न पूछा जाए और उदाहरण पेपर में दिया गया हो तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है प्यारे बच्चों? व्यंजना शब्द शक्ति देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें एक अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, क्या हो सकता है बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध माना जा रहा है, इस प्रश्न को करिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जा रहा है? तो शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर के खिलौने नहीं, वह शहर से हम कोई सामान लाएंगे तो कहीं स्थान से लाएंगे, तो वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही है। बाकी तो हमारे सही हैं, हमसे अशुद्ध पूछा है ना, तो अशुद्ध हमारा बी ऑप्शन ही तो है। कारक चिन्हों की अशुद्धि थी, विभक्ति की अशुद्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में वाच्य बताना है, बताइएगा फटाफट से। वह पैदल नहीं चल सकता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य माना जा रहा है, बताइएगा। वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें वाच्य बताइएगा कौन सा हो सकता है। अगर हमसे यहां पर वाच्य पूछा जा रहा है वह, अगर हम यहां सीता लिख दें तो सीता पैदल नहीं चल सकती, यानी कि जब हमने कर्ता को बदला और क्रिया ऑटोमेटिक बदल गई, कर्ता को बदला क्रिया ऑटोमेटिक बदल गई, तो वहां कर्तवाच्य माना जाता है। कौन सा वाच्य माना जाता है? कर्तवाच्य। जब कर्ता को बदलो और क्रिया ऑटोमेटिक बदल जाए, ध्यान से देखना, कर्ता को हमने बदला और क्रिया ऑटोमेटिक बदल जाती है, कर्ता को बदलने पर क्रिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, तो वहां कर्तवाच्य माना जाता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य माना जाता है, डी ऑप्शन। 23, कमल का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? कमल का स्त्रीलिंग क्या माना जा सकता है? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा फटाफट से। कमल का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, बताइएगा। कमल का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं कमल के स्त्रीलिंग की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो कमल का स्त्रीलिंग यहां पर कमलिनी हो सकता है। क्या हो सकता है? कमलिनी माना जा सकता है। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? कमलिनी माना जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, जलज शब्द में समास छांटिएगा। जलज शब्द में समास छांटना है, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? जलज शब्द में समास छांटना है, क्या माना जा सकता है? फटाफट से, जलज शब्द में समास छांटिएगा, क्या हो सकता है? क्या बता सकते हैं आप मुझे? जलज, जलज शब्द में समास बताइएगा। नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। जलज, जल प्लस जा, जल का मतलब पानी और जा का मतलब जन्मा,
यानी पानी में जो जन्मता है, तो इसका अर्थ ऋण है। इसका अर्थ ऋण है कि कमल होता है। और जिनका अर्थ ऋण होता है, जिनका अर्थ फिक्स होता है, वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुब्रीहि समास माना जाता है। तो यहां हम आसानी से कह सकते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है। क्लियर है? चलो भैया जी आगे चलते हैं। 25 अव्ययीभाव समास की ट्रिक तो सबको याद है ना। अव्ययीभाव समास की ट्रिक क्या कहती है? आ हो, प्रति हो, हर हो, भर हो, नी हो, बे हो, अनु हो, यथा हो। कर्मधारय समास की ट्रिक उपमेय उपमान, विशेषण विशेष, के समान, है जो और रूपी। ये किस में जाते हैं? कर्मधारय समास में। तो फिलहाल के लिए आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण माना जाता है? बताइएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, बताइएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण माना जाता है? जो जागत है सो पावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, एक्सेट्रा 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 चलता जाएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये संबंधवाचक में रखा जाता है। किसमें? संबंधवाचक में रखा जाएगा। 25A। 26 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? हमें यहां पर सही वाक्य का चुनाव करना है। कौन सा वाक्य सही माना जाता है? जल्दी से बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य प्यारे बच्चों सही माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कौन सा वाक्य सही माना जाता है? फटाफट सही वाक्य का चुनाव करना है। ध्यान से देखना। देखो ध्यान से जल्दी से। पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर है, सही बात, बिल्कुल सही है। मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की। मैंने श्रीमती शांति जी से, मैंने श्रीमती शांति से वार्ता, मैंने श्रीमती शांति से वार्ता की। आज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। आज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं पढ़कर सुनाई। तब शायद, शायद के साथ अवश्य नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीमती गलत है। ठीक है, चलिएगा। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का क्या अर्थ है? चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का क्या अर्थ माना जा रहा है? अगर मैं इसके कहावत के अर्थ की बात करूं तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? कूदना, कहते एड़ी चोटी कदम लगा देना। चोटी, इतनी मेहनत करना कि सिर का पसीना पांव तक आ गया है, एड़ी तक आ गया है। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसे कहा जाता है कड़ा परिश्रम करना, बहुत अधिक मेहनत करना। प्यारे बच्चों ऐसा कहा जा सकता है। कूदना तो बिल्कुल भी नहीं, प्रतिदिन कसरत करना नहीं, दौड़ना नहीं। सर कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल हो सकता है। डी ऑप्शन क्या हो सकता है? कड़ा परिश्रम करना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। इस कहावत का अर्थ क्या माना जा रहा है? डी ऑप्शन, कड़ा परिश्रम करना। ओके, क्लियर है? चलो भैया। 28 विधि निधि दीन लेत जनु छीने। अच्छा, 28 क्वेश्चन देखिएगा। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। बताइएगा, दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइएगा। देखो दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। दिमाग का खेल है सारा का सारा। और मैं तो कहता हूं दिमाग लगाओ। जब है, जब आपको दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, तो फिर लगाना भी बनता है ना, है ना? नहीं बनता है?
चलो ध्यान से देखो। ये ट्रिक लग गई, देखो ये है ट्रिक प्यारे बच्चों। ये ट्रिक क्या है? जनू जानो जन हूं, मनु मानो मन हूं। जनू जानो जन हूं, मनु मानो मन हूं। मनो मनो, ठीक है, इव खलु। और जो ज्यों शब्द है वो दोनों में माना जाता है। वो हमारा उपमा में भी मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा में भी मान लिया जाता है। बट अगर उपमा है तो हम प्रायोरिटी पर उपमा को रखते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार की है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक तो अब आपको रट गई होगी, अब आपको इसमें इतनी कंफ्यूजन होगी नहीं। 29, सुख चपलासा दुख धन में उलझा है, चंचल मन कुरंग में। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार हो सकता है। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जा सकता है, बताइएगा फटाफट से। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जा सकता है? दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अगर मैं बात करूं तो फिर ट्रिक लग गई हमारी। सर ट्रिक क्या लग गई? ये है, ये फिर ट्रिक लग गई। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो चीजें समझ आएंगी भैया जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, समझ आएंगी चीजें, क्यों नहीं आएंगी? 100% आएंगी। तो ये ट्रिक लग गई, सासी से के समान सरस सम। तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 100% उपमा अलंकार होगा, 110% उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट चलते हैं 30। पानी का सामान्य बहुवचन क्या है? पानी का बहुवचन क्या हो सकता है, बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से पानी का बहुवचन क्या माना जा सकता है? दिए गए विकल्पों में से पानी का बहुवचन क्या हो सकता है? अगर मैं पानी के बहुवचन की बात करता हूं प्यारे बच्चों तो यहां देखिएगा ध्यान से। पानी समादर तो नहीं, पानियों सा बहता फिरे, है ना। आज ब्लू है पानी पानी, वो गाना गाता है ना। इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या है? अब वो मत कह देना मैं तो पानियों सा बहता फिरूं हवाओं में भी, है ना, नहीं। तो पानी जो है, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमारी एक वचन में ही आती हैं। तो हमसे पानी का बहुवचन पूछा गया है, पानी का नो, पानी शब्द हमारा बहुवचन में नहीं होगा। यानी कि तो पानी के अगर सामान्य बहुवचन की बात की जा रही है तो सी को सी ही हम चुनेंगे, इसके आगे हम इसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। चले भैया जी नेक्स्ट 31। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। सुहावना विशेषण किसका परिचायक है? सुहावना किसका परिचायक माना जा रहा है? अगर मैं इसकी बात करता हूं प्यारे बच्चों तो मैंने कहा मौसम शब्द हमारा संज्ञा हो गया, तो मैंने कहा अच्छा मौसम। तो मौसम की क्वालिटी क्या है कि वो अच्छा है। मौसम की क्वालिटी है कि वो सुहावना है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। मौसम कैसा है? बेईमान है। मौसम कैसा है? सुहावना है। तो ये विशेषण है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? सुहावना मौसम की विशेषता बता रहा है। और जो मौसम की विशेषता बता रहा है भैया वे क्या हो जाएंगे हमारे? जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल 100% विशेषण। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है? वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, बताइएगा फटाफट से। तो यहां पर प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो ट्रिक तो लग ही रही है, ट्रिक तो लग ही रही है। जहां पर सा सी से के समान सरस हो, जहां पर क्या हो? सा सी से के समान हो, सरस हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार की ट्रिक लग गई। उपमा अलंकार हमेशा एक ही चीज कहता है, या तो तुलना करी जाती है, वो तुलना नहीं करी जाएगी तो समानता बताई जाएगी। तुलना नहीं करी जाएगी तो समानता बताई जाएगी, नोट कर लेना। तो तुलना और समानता किस में होती है? उपमा अलंकार में। तो हम सी ऑप्शन पे जा सकते हैं, गोविंद सी ऑप्शन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां और किस वर्ष हुआ था? आप ऐसे याद रखो, एक ट्रिक होती है, ट्रिक याद रख लेना। एक ट्रिक होती है प्यारे बच्चों 13-10। तो हमने एक ट्रिक याद रख ली 13-10। पहला तीसरा 10वां भारत में हुआ है, दूसरा चौथा
11वां, ये मॉरिशस में। तो पहला हुआ है हमारा नागपुर में, पहला कहां होगा? नागपुर में। तीसरा कहां होगा? दिल्ली में होगा, भारत में हुए ना। 10वां कहां होगा? भोपाल में होगा। तो पहला हमारा कहां होगा? नागपुर। किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन में नागपुर दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? महान का विपरीतार्थक शब्द बताइएगा। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है? महान का विलोम शब्द क्या हो सकता है? बताइएगा प्यारे बच्चों। महान का विलोम शब्द सर तुच्छ हो सकता है। क्या हो सकता है सर? तुच्छ हो सकता है। नेक्स्ट, विप्र शब्द का समानार्थी क्या है? विप्र का समानार्थी क्या माना जाता है? अगर मैं विप्र के समानार्थी की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो विप्र का समानार्थी ब्राह्मण होता है। प्यारे बच्चों, विप्र का समानार्थी ब्राह्मण माना जाता है। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं मानी जाती है, बताइएगा कौन सी? मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं मानी जाती है। मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना मानी जाती है। कौन सी प्यारे बच्चों? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में प्यारे बच्चों हमारी मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? पत्र। तो जो पत्र है यह एक कर्म है, और जो कर्म होता है वही सकर्मक क्रिया होती है। दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? 100% प्यारे बच्चों ये सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि मोहन पिताजी को क्या लिख रहा है? पत्र। तो पत्र क्या है? एक कर्म है, और जहां कर्म पाया जाता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो यह एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 38, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा क्रिया विशेषण है? मगर इनका कहना है जो ये तेज गति है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें कौन सा क्रिया विशेषण माना जा रहा है? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इसमें क्रिया विशेषण तो है। कौन सा क्रिया विशेषण है? चलो ध्यान से देखो। तो क्रिया विशेषण, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। मैंने कहा कैसे दौड़ते हैं? तेज गति से। आंसर आ गया। जब कैसे का रिप्लाई आए तो तेज। कहां नहीं आया? कितना नहीं? कालवाचक नहीं। समय का ज्ञान हमें नहीं होगा। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य एक, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, आपको वो बताना है। चौथा आश्रम। 3 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रम होगा। एक चौथा आश्रम भी होता है जिसे बताइएगा। दंड मोक्ष सर संन्यास होता है। कौन सा होता है? एक आश्रम और होता है जिसे संन्यास कहा जाता है। पीपर पाथ सरिस मंडोला, पीपर पाथ उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? इसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग ये दिए गए हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। सर सरिस क्या है? वाचक शब्द है। आपको बताया था एक ट्रिक, वाचक शब्द के हमेशा जस्ट पहले उपमान आता है। वाचक शब्द के पहले हमेशा क्या आता है? उपमान आता है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये उपमेय हो जाएगा। ये उपमेय हो जाएगा। तो भैया पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान माना जाएगा। पीपर पात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उपमान माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें बताना है प्यारे बच्चों क्या हो सकता है। तो जिन भी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है पाया जाता है वो सामान्य वर्तमान काल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं प्यारे बच्चों? सामान्य वर्तमान काल। तो प्यारे बच्चों सभी को बिल्कुल गुड मॉर्निंग। बहुत साथ देते हैं आप लोग। देखो जिस भी बच्चे ने सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100% आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए टीचिंग का महापैक है, अगर ज्वाइन करना चाहें तो। मेरे प्यारे दोस्त
मैं आपको रोज ही बताता हूं, मेरी हिंदी की क्लास रोज ही होती है, 9 AM पर होती है और 12 PM पर होती है। ये मेरी हिंदी की क्लास है जो डेली चलती है। इन दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के प्यारे बच्चों, हमें इस सेशन को आई थिंक यहीं तक रखना चाहिए। बाकी हम कल फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।